गुड मॉर्निंग। आज हम भारतीय की संविधान की जो विशेषता हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय जो क्लास थी उसमें हमने जो भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी राज्य, जनता के अंदर जो लोकप्रिय संप्रभुता है उसका निहित होना, भारतीय संविधान का निर्मित, लिखित एवं व्यापक होना आदि विशेषताओं के बारे में बताया था। उसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। अगली विशेषता है संसदात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है, यानी चाहे वो केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, दोनों में ही भारतीय संविधान जो है वो संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात करता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष नाम मात्र का अधिकारी होता है, यानी हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में बात की गई है कि वो जो नाम मात्र के अधिकारी होते हैं और उसकी सारी शक्तियों का जो वास्तविक प्रयोग है वो मंत्रिमंडल करता है और जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। यानी एक तरह से कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां हैं उनका प्रयोग जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और हमारे यहाँ पर तो राष्ट्रपति को जो है रबर की मोहर तक का नाम दिया जाता है। हमारे यहाँ क्या मतलब जो भी जहाँ भी संसदात्मक शासन व्यवस्था लागू होती है। नेक्स्ट है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन, यानी हम भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन उसमें भी कुछ लक्षण जो है हमारे यहाँ पर हमें एकात्मक शासन के देखने को मिलते हैं, जिससे कि जो देश है वो बिखराव की जगह एकजुट या एकता के सूत्र में ऐसा लगता है कि पिरोया गया है। जैसे भारतीय संविधान का निर्मित, लिखित एवं कठोर स्वरूप संविधान की सर्वोच्चता, प्रशासनिक शक्तियों को केंद्र राज्य में बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनात्मक व्यवस्था आदि तत्व भारतीय संविधान को संघात्मक राज्य बनाते हैं। यानी ये जो सब विशेषताएं हैं वो कैसी हैं? संघात्मक शासन की, यानी कि भारत में संघात्मक शासन को अपनाया गया है। लेकिन संघात्मक होने के साथ साथ इकेरी नागरिकता, इकेरी न्यायपालिका व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति तथा संकट काल के समय राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा आदि तत्व भारतीय संविधान को एकात्मक राज्य बनाते हैं। यानी कि हमने देखा कि जहाँ हमारे यहाँ कुछ संघात्मक शासन की व्यवस्थाएं हैं, वहीं एकात्मक शासन की व्यवस्थाएं भी हमारे यहाँ विद्यमान हैं, जो कि देश को एकात्मकता की ओर लेकर के जाते हैं। संकट काल के समय जो राष्ट्रपति है वो जो पूरे देश में या किसी राज्य विशेष में संकट काल की घोषणा करता है, तो इसके माध्यम से क्या होता है कि जो राज्य हैं या प्रदेश हैं उनके ऊपर पूरी तरह से जो केंद्र सरकार है उसका दबाव बना रहता है। डॉक्टर हियरे जो हैं इसे अर्ध संघात्मक राज्य की संज्ञा देते हैं। वो ये मानते हैं डॉक्टर हियरे कि हमारे देश में पूरी तरह संघात्मक व्यवस्था नहीं है, बल्कि अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। अगला है मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य। यहाँ हमारा भारतीय संविधान जो है वो मौलिक अधिकारों की बात करता है कि हमारी जो जनता है उसको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार या मानव अधिकार दिए गए हैं। तो वहीं वो कुछ मूल कर्तव्यों की बात भी करते हैं, क्योंकि जब हमें अधिकार मिलते हैं तो उनके साथ साथ कुछ कर्तव्य भी निहित होते हैं, तभी जो हमारे अधिकार हैं वो सार्थक रूप से साकार हो पाते हैं। क्योंकि जैसे कि तुम लोगों को भी हम बताते हैं कि जहाँ तुम्हारे कॉलेज में कुछ राइट्स हैं, वहीं तुम्हारे कॉलेज के लिए कुछ कर्तव्य भी होते हैं, तुम्हारी कुछ ड्यूटीज भी हैं कि और कॉलेज प्रशासन तो आपसे अपेक्षा भी रखता है कि आप उन अपने कर्तव्यों की पूर्ति करें। इस तरह से आप अपने अधिकारों की पूर्ति चाहते हैं,
उसी तरह से कॉलेज प्रशासन भी आपसे कुछ मानव जो कुछ कर्तव्य हैं आपके, उनको चाहते हैं। तो इसी तरह से मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। अमेरिका और आयरलैंड के संविधान की भांति भारतीय संविधान भी अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों का आशय नागरिकों को प्रदान किए गए ऐसे अधिकार और स्वतंत्रताओं से है जिन्हें राज्य तथा सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। यानी अगर कुछ उनके अधिकार ऐसे हैं जो उनको लगता है कि यदि सरकार जो है, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, वो जनता के अहित के लिए या मानव के कल्याण के विरुद्ध कार्य करने जा रही है, तो उनके विरुद्ध भी वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। वर्तमान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये मूल अधिकार वाद योग्य हैं, यानी इनके विरुद्ध आप कोर्ट में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु अपवादों, विशेष परिस्थितियों और शर्तों के द्वारा उनको मर्यादित यानी प्रतिबंधित भी किया गया है। क्योंकि हम यदि आपको जो जनता है उसको मानव जो अधिकार हैं वो दे दिए जाएं, लेकिन उनको प्रतिबंधित नहीं किया जाए, उन पर कुछ सीमाएं नहीं लगाई जाए, तो वो जो अधिकार हैं वो बहुत ज़्यादा अतिवादी रूप में जो मानव है या नागरिक है उसका प्रयोग करने लगेंगे, और एक तरह से वो जो उनका उपयोग के साथ साथ उनका दुरुपयोग भी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए उनको कुछ सीमाएं लगाना आवश्यक है। इन मानव अधिकारों के साथ साथ नागरिकों की जो 10 मूल कर्तव्य भी निश्चित किए गए हैं। नेक्स्ट है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। जहाँ भारतीय संविधान नागरिकों के वाद योग्य अधिकारों की बात करता है, बात योग्य यानी कि उनके विरुद्ध आप यदि आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो आप उनके विरुद्ध कोर्ट में अपनी अपील भी कर सकते हैं। वहीं उनके वादहीन अधिकारों को भी उल्लेखित करते हैं, यानी उनका भी संविधान में उल्लेख है, जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। यानी कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जिनके विरुद्ध आप कोर्ट में कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो उनको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। इन तत्वों की किसी न्यायालय में मांग नहीं की जा सकती, किंतु फिर भी ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। इनके माध्यम से संविधान निर्माता नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान की सर्वोच्चता, संघीय व्यवस्था और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा हेतु संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। नागरिक न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देश की सभी जो न्यायालय हैं उन पर बाध्यकारी होते हैं। यानी हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है उसी के ऊपर किसी तरह की रोक टोक नहीं है। वो जो भी अपना डिसीजन देते हैं वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी नियंत्रण के अपनी मर्जी से देते हैं, और जो कि निष्पक्ष डिसीजन उनके होते हैं। न्यायालय को हमारे यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्राप्त है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से यदि न्यायालय को ये लगता है कि संविधान की जो व्याख्या की गई है या संविधान में जो भी नियम या कानून बनाए गए हैं वो वैध नहीं है या अवैध तरीके से संविधान में कोई भी नया कानून निर्मित किया गया है, या पुराने जो भी कानून है वो संविधान की जो जनता के अहित के लिए हैं या अवैध रूप से कुछ कानून बनाए गए हैं जो लीगली नहीं है, तो उन कानूनों को जो सर्वोच्च न्यायालय है उन पर प्रतिबंध लगा सकता है या उनको खारिज कर सकता है। तो ये जो न्यायालय की शक्ति है ये जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कही जाती है। तो इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से जो हमारी न्यायपालिका है उसको एक विशेष शक्ति प्राप्त है। अगला है इकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान द्वारा संघात्मक शासन की स्थापना की गई है, किंतु उसने संघ और राज्यों के नागरिकों को दोहरी नागरिकता नहीं दी है। यानी राजस्थान के जो नागरिक हैं वो
राजस्थान के तो हैं, लेकिन साथ साथ वो भारतीय भी हैं। जहाँ भी कहीं उनको उनसे पूछा जाएगा कि आप भारत के नागरिक हो या राजस्थान के, तो वो दोनों के ही कहेगा कि हम भारतीय हैं। हर नागरिक ही कहेगा कि हम भारतीय हैं। लेकिन उनको एक ये नागरिकता नहीं दी है कि आप केवल राजस्थान के हो, आप भारत के नागरिक नहीं हो। तो उनको दोहरी नागरिकता नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एकता की आवश्यकताओं को अनुभव करते हुए इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, इसमें अगला है लोक कल्याणकारी राज्य। भारतीय संविधान भारत में पुलिस की नहीं, बल्कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। पंचवर्षीय योजनाओं, राष्ट्रीय नियोजन और समाजवादी ढांचे की स्थापना का उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यानी कि लोक कल्याणकारी यानी जनता के हित के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं सरकार के, वो जनता के हित को ध्यान में रख करके किए जाते हैं। हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं, जिससे आगे से आगे ये ध्यान रखा जाता है कि हमको कौन कौन से कार्य करने हैं जिनसे कि जनता का अधिक से अधिक भला हो सके। राष्ट्रीय नियोजन, राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाती हैं और समाजवादी ढांचा जो है हमारे यहाँ है, जिसमें कि अंतिम शक्ति जो है जनता के हाथ में दी गई है और जो भी लाभ होता है वो अंतिम रूप में जनता में वितरित किया जाता है। तो इस तरह से हमारी जो कुछ विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, जो कि भारतीय संविधान को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का जो उद्देश्य है वो निर्धारित करता है। तो आज हमने भारतीय संविधान की कुछ और विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया है। अब हम अगली जो भी क्लास होगी हमारी, उसमें बाकी बची हुई विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।